हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, तो लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। पहला पार्ट हमने कर लिया था जिसमें लाइक अराउंड 14-15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ये है दूसरा पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके दो पार्ट्स बनाने पड़े। मतलब बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार कि एज पर द गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P is attached to and double inclined frictionless surfaces. The tension in the string, massless string obviously, will be G is given as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो दो मास लगी हुई है, लेकिन इंक्लिनेशन एंगल जो है दो इंक्लाइन प्लेन है जुड़ा हुआ, मतलब कि एक ट्रायंगल जैसा कुछ इस टाइप का शेप है। तो हम इसे दो इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करते हैं। एक की इंक्लिनेशन 60, एक की इंक्लिनेशन है 30, और बीच में मासलेस पुली से ये टंगी हुई है। ठीक है, तो अगर इसकी हम नॉर्मल देखे जाए तो कॉमन सेंस क्या कहता है, इसकी एक्सीलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ, बिकॉज इस तरफ मास ज्यादा है। ओके, तो इसके लिए दो फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि एफबीडी बनाएंगे। तो पहले तो 4 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसमें क्या आएगा, देखो ये 4 kg वाली ब्लॉक है। ओके, ये नीचे आ रही है विद सम एक्सेलरेशन, और ऊपर क्या है, ऊपर लग रही है इसकी टेंशन। ये स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन लग रही है, राइट, टेंशन लग रही है। ओके, तो ये आ रही है नीचे, तो इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, mg, ये क्या लग रहा है, mg साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ओके, एंड दिस विल बी mg cos 60 डिग्री। इसे बैलेंस कौन कर रहा है, एक रिएक्शन n। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया किसका, इस वाले पार्ट का, 4 kg ब्लॉक का। तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके, अब देखो इसको अगर मैं, अच्छा इसके एक्सेलरेशन ये भी तो बतानी जरूरी थी। तो देखो क्या हो रही है कि mg साइन 60 इक्वल्स माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब m की वैल्यू, g की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू पुट करो, क्या आता है देखो। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 4, दैट मीन्स 40। g की वैल्यू 10 लेना है तो 40 साइन 60 यानी कि √3/2 माइनस t इक्वल्स टू 4a। ठीक है, समझ में आ रही, इससे हम मानते हैं इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ पे हम 20√3 लिख के इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, 20√3a लिख के इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 20, सो वी कैन राइट 20√3 माइनस टी इक्वल्स टू 4a। इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब अगर दूसरे वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व करें, मतलब इस वाले के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कैसे बनेगा। ये रहा इंक्लिनेशन एंगल इसका 30 डिग्री, ये रहा ये 1 kg ब्लॉक, सेम यहाँ पे लग रहा है क्या, ये लगा mg, ये लगा mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। ठीक है, टेंशन इस तरफ, ये है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन हो रही है उल्टी तरफ, मतलब t माइनस mg साइन 30 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन 30 है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू m इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे m कौन सा होगा, यहाँ पे m डैश ले लेते हैं। ओके, m डैश इंटू ए, क्योंकि ये भी तो m लिया था हमने, m डैश इंटू ए। अब t की इसमें जो है भी वैल्यूज पुट करो, t माइनस m डैश कितनी है, 1 है, तो दैट मीन्स 10 इंटू रूट, राइट, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी कि कितनी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/2। ओके, एंड दिस विल बी 1a, मतलब सिर्फ a हम लिख सकते। तो यहां से a की वैल्यू हमें क्या आएगी, t माइनस 5 इक्वल्स टू a। तो t माइनस 5 यहाँ पे हम पुट कर देंगे a के जगह पे, सो वी विल गेट 20√3 माइनस t इक्वल्स टू
4 इंटू टी माइनस 5। ओके, आगे लिखेंगे 20√3 माइनस टी इक्वल्स टू 4t माइनस 20। ओके, अब देखो इक्वेट कैसे करेंगे, 3t आ जाएगा, 3t इक्वल्स टू ये वाला इक्वल टू के इस तरफ गया, यानी कि 20√3 प्लस 1। ओके, नाउ टी में क्या आ जाएगा, ओके ये ओके इस तरफ तो 5t हो जाएगा ना, 5t हो जाएगा, मैंने 3t लिख दिया क्योंकि ये ऐड होगा जाके, इस तरफ साइन अगर नेगेटिव है इस तरफ गया तो ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा 5t, सो दिस विल बी 5t। तो t इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4√3 प्लस 1। ओके, बड़ा सा रूट डाल दिया, 4 इंटू √3 प्लस 1, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू √3 प्लस 1, 4 इंटू √3 प्लस 1, ये आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आ गई बात कि कैसे सॉल्व किया, बहुत इजी था। दो इंक्लाइन प्लेन मतलब दो आधा आधा डायग्राम बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बस इससे इक्वेशन इक्वेट किया, आ गया यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई t-5, उसको मैंने यहां पे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे। अब जो t की वैल्यू आई 4 इंटू √3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 22 के पेपर में, क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 इक्वल्स टू 5 kg, मतलब ये है मास 5 kg, और m2 इक्वल्स टू 3 kg, मतलब ये है मास 3 kg की। ओके, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, मतलब सारे ही स्मूथ है, लाइट है मतलब मासलेस पुली है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस पुली एंड फ्रिक्शनलेस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो भी फ्रिक्शनलेस है। नाउ द सिस्टम इज एट रेस्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी, मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये जो मास है ना पूरा का पूरा, ये रेस्ट पे है, ये मास जो है वो रेस्ट पे। अच्छा, अगर रेस्ट पे होता है मतलब क्या होता है, मतलब फोर्स बैलेंस्ड होता है, तो हम लोग सिंपली बैलेंस फोर्स का खेल खेलेंगे यहाँ पे। कैसे, देखो m1 की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये आ गया m1g, ठीक है, इस तरफ क्या आएगा m1g cos थीटा, ठीक है, और इस तरफ कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स का कंपोनेंट, m1g साइन थीटा का कंपोनेंट, ऊपर इसे कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अब देखो क्या हो रही है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1, इंक्लाइंड प्लेन से कौन सा फोर्स एक्सर्टेड किया जा रहा है, तो वो n ही है, तो मतलब हमें मिल गया क्या, हमें n निकालना है। तो n क्या है यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर देखा जाए, m1g cos थीटा। अच्छा, अब फिर से अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसे बैलेंस करने वाला m1g साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट नहीं है, तो वो कंपोनेंट हम कहां से निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है और इसकी फोर्स ये बैलेंस्ड है, तभी तो रेस्ट पे है, ठीक है। अगर नहीं लगती तो हम टेंशन कंसीडर करते, एक्सेलरेशन कंसीडर करते, है ना। तो अगर रेस्ट पे है सिस्टम तो इस पे जो फोर्स लग रही है और ये जो फोर्स है ये बैलेंस्ड है, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज m2g नीचे की ओर, ठीक है। तो m2g इसका मतलब क्या हो रहा है, m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m2g। अब ये अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, n/m2g इक्वल्स टू m1g cos थीटा बाई m1g साइन थीटा, ठीक है। अब इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ गया, cot थीटा, ठीक है। सो n बाई m2g इक्वल्स टू आया हमारे पास cot थीटा, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, m2g cot थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंपली अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, साइन थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो साइन थीटा क्या है, यहां से अगर इस इक्वेशन 2 से देखें, साइन थीटा क्या है, m2g बाई m1g, मतलब m2g बाई m1g,
जी विल कैंसल आउट, दैट मीन्स m2 by m1। तो m2 क्या है 3, m1 क्या है 5, सो 3/5 क्या हो गई साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो गई। ओके अरे अब देखो कॉट थीटा क्या होती है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये है 3 ये है 5, तो ये कितना होगा ऑब्वियसली पाइथागोरस से 4 होगा। और कॉट थीटा क्या होती है, कॉट थीटा होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3, सो कॉट थीटा विल बी 4/3। तो सिंपली मैं यहां पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा 4/3। तो m2 क्या है, m2 है 3 इंटू जी क्या है, जी को हम मान लेते हैं 10 और ये क्या है 4/3। सो सिंपली द आंसर विल बी 40 न्यूटन। 40 न्यूटन ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये इंक्लाइन प्लेन का ये फ्लो लगा रहा है किस पे m1 पे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मेंस के 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m and length capital L passes over a massless and a frictionless pulley. Fine, it is released from the rest with a part of its length small l is hanging on one side and rest of the part of length capital L minus small l is hanging on the other side of the pulley. Okay, now at a certain point of time when small l equals to capital L by x, the acceleration of the chain is given as g/2, the value of x is। मतलब क्या कहा गया है कि एक चेन है, ठीक है, जिसकी लेंथ टोटल लेंथ है कैपिटल एल और मास है m। अब पुली के एक फ्रिक्शनलेस पुली पे इस चेन को चढ़ाया गया है ऐसा कि इसकी जो स्मॉल एल कोई एक लेंथ है वो एक तरफ है और बाकी की लेंथ अलग तरफ है। तो स्मॉल एल कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल करेंगे तो जो लेंथ है वो दूसरी तरफ है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब उसकी लेंथ है एल इक्वल्स टू एल बाई एक्स, तब इसकी एक्सीलरेशन जो है पुली की एक्सीलरेशन जो है वो g/2 है। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपली यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं पुली की मास को, तो टोटल मास ऑफ द पुली क्या है वो है, टोटल मास मींस पूरे एक लेंथ कैपिटल L की मास क्या है m है, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ की मास कितनी होगी, दैट इज m बाई कैपिटल L। ये हम बोल सकते हैं यूनिट मास डेंसिटी, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी के कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये क्या है एक यूनिट की, अगर मैं सिर्फ एक यूनिट की बात करूं उसकी मास क्या है m बाई एल, ठीक है। पूरे की लेंथ अगर पूरे लेंथ मतलब पूरे चेन की मास अगर m है तो एक यूनिट की मास m बाई एल है। तो वैसे ही L यूनिट की मास जो है मतलब जो इस तरफ लटक रही है उसकी मास क्या हो सकती है, तो m बाई एल इंटू एल। क्या किया मैं क्लास 7 का यूनिटरी मेथड लगाया, वैसे इसकी मास कितनी होगी, दैट इज कैपिटल L माइनस एल, दैट इसको मैं लिख देता हूं मास ऑफ लेंथ L, मास ऑफ लेंथ L माइनस एल। ये कितनी हो जाएगी m बाई एल इंटू एल माइनस एल, ये हमें मिल गया, ठीक है। मतलब इस वाले पोर्शन की मास कितनी है, इतनी है, इस वाले पोर्शन की मास कितनी है, इतनी है। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम जैसा जिसकी दोनों तरफ मास लटकी हुई है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लटकी है, मास लटकी हुई है, ठीक है। इसकी मास है ये वाली, दैट इज m बाई मास ऑफ स्मॉल एल, और इसकी मास है मास ऑफ कैपिटल L माइनस स्मॉल एल। समझ में आ रही बात। अब क्या करना है, एक्सीलरेशन हो रही है तो समझ लेते हैं एक्सीलरेशन इस तरफ हो रही है, ठीक है। तो अब इक्वेट करते हैं, मतलब इसकी मास दैट इज L माइनस एल माइनस इंटू जी, ऑब्वियसली इंटू जी,
इंटू जी माइनस m इंटू एल इंटू जी इक्वल्स टू है टोटल मास। टोटल मास क्या है? कैपिटल M इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन दी कितनी गई है? g/2। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस यहां पे इक्वेट कर रहा हूं। ओके, इक्वेट कर रहा हूं। अब फाइंड आउट करते हैं। यहां पे स्ट्रिंग का टेंशन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग है ही नहीं, ये पूरी की पूरी मास है, तो स्ट्रिंग का हमने कंसीडर किया ही नहीं, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया। अगर टेंशन लेता भी तो दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -t + t करके कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, अगर टेंशन को कंसीडर करूं तो भी। अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? g अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा? मास ऑफ लेंथ this minus mass of length this equals to m into एक्सेलरेशन कितनी दी गई है उस पॉइंट पे? g/2। ठीक है, तो g विल कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा क्या? m/2। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज m/2। अब अगर आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? इस वाले की वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यूज क्या है? m/l इंटू L माइनस L। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब m बाई कैपिटल L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l माइनस m बाई L इंटू स्मॉल l इक्वल्स टू m/2। g/2 था, g कैंसिल आउट हो गया। अब सॉल्व करो, m कैंसिल, बचेगा क्या? कैपिटल L माइनस स्मॉल l बाई कैपिटल L माइनस स्मॉल l बाई कैपिटल L इक्वल्स टू 1/2। इसमें से अगर मैं इसको L को LCM लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? L माइनस 2L बाई L इक्वल्स टू 1/2। सो सिंपली 2L माइनस 4 स्मॉल l इक्वल्स टू L। तो ये फिर से आ जाएगा क्या? L इक्वल्स टू 4L। अब स्मॉल l इक्वल्स टू कैपिटल L/4। ठीक है, अब एक्सीलरेशन किस पॉइंट पे g/2 हुई थी? लेंथ पे, वो था L/x। तो L इक्वल्स टू कैपिटल L/x पे एक्सीलरेशन हो गई थी g/2। तो हमने एक्सीलरेशन g/2 को पुट करके L की वैल्यू क्या निकाली? कैपिटल L/4। तो इसका मतलब x क्या है? 4। तो सिंपली अगर आंसर में देखूं तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कैपिटल L/x यहां पे हमारा क्या है? कैपिटल L/4। सो x इक्वल्स टू 4। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपली यहां पे सॉल्व किया। यहां पे ट्रिक क्या लगा? देखो, यहां पे ट्रिक यही लगा कि मास ऑफ यूनिट लेंथ वाला ट्रिक लगा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी वाला कंसेप्ट लग गया यहां पे। ठीक है, ये मास जब भी रहा पुली का तो लीनियर मास डेंसिटी वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ब्लॉक ऑफ मास m slides down a rough inclined plane with constant velocity. The angle made by the inclined plane with the horizontal is theta. Okay, the magnitude of the contact force will be, यहाँ पे contact force का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो एक बार बनाते हैं। ये है इंक्लाइन प्लेन, ये रखी इस पे मास और ये रहा इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा। ये मास है m, तो इसका कंपोनेंट नीचे आया mg। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। इस तरफ क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। ओके, इसे बैलेंस कर रहा है कौन? नॉर्मल रिएक्शन। इसे बैलेंस कर रहा है कौन? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि F। ठीक है, स्मॉल कुछ भी एक स्मॉल f बना देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस कर रहा है। इसे पूछा क्या गया है कि कोफिशिएंट, सॉरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है। कांटेक्ट फोर्स क्या है? जो इस पॉइंट पे लग रही है कांटेक्ट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो इस पॉइंट पे कौन सी फोर्स, मतलब इसके सरफेस पे कांटेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये लग रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, ये दोनों लग रहे, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ये अगर मैं देखूं रिएक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं इजीली। तो उसके रिजल्टेंट को सपोज करते हैं मैं R मान लेता हूं, यही कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा। मतलब यहां पे क्या है? R इक्वल्स टू
r इक्वल्स टू क्या है, सिंपली है mg। ये हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, r इक्वल्स टू है mg। तो अब अगर देखेंगे कि अगर ये दिमाग में आपके नहीं आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सिंपली r इक्वल्स टू mg, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। अगर फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, n क्या है, mg cos थीटा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है हो रहा है, mg sin थीटा के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रही है, ये जो r है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो एन स्क्वायर क्या है, एम जी कॉस थीटा, मतलब एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ क्या है, एम जी साइन थीटा, यानी कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एम स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन निकाल के रूट के बाहर निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम जी, और रूट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये सिंपली आ जाएगा क्या, mg, इसका रिजल्टेंट, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली आ गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इतना ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया 22 में अगेन, अ ब्लॉक ए टेक्स 2 seconds टू स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री एंड लेंथ L, kept inside the lift going up with a uniform velocity v. Okay, if the incline is changed to 45 degree, the time taken by the block to slide down the incline will be approximately. Okay, देखो इतना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी एंगल कितनी है अभी, 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये एक लिफ्ट के अंदर रखी हुई है। ठीक है, और जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव करे या फिर रेस्ट पे रहे, बात बराबर है, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है तो हमें वो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस भटकाने के लिए लिखा गया। अब क्या कह रहा है कि फिर से इसकी इंक्लिनेशन जो है अगर 45 डिग्री पे चेंज हो जाती है, तो पहले एक ब्लॉक को ऊपर से नीचे तक आने के लिए लग रहा था टाइम कितना लग रहा था, 2 सेकेंड, और लेंथ उसकी कितनी थी, लेंथ L थी। ओके, फ्रिक्शन ये जो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन इसकी लेंथ थी L, और इसे टाइम कितना लग रहा था, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अब अगर मैं 45 डिग्री इंक्लिनेशन हो जाए तो टाइम कितनी लगेगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये नीचे आ क्यों रही थी, बिकॉज ऑफ mg साइन 30 डिग्री की वजह से। ओके, नीचे आ रही है, यहां पे क्या लग रहा है, mg, इस तरफ क्या लग रहा था, mg cos 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम, इससे अच्छा और क्या बनता है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और एक क्या पूछा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, तो ये जो मटेरियल है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तो इसकी एक्सीलरेशन इसी तरफ हो रही है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, मतलब मास, इसकी अगर मास मैं मानता हूं m है तो इसकी ये जो एक्सेलरेशन हो रही है a, तो इसको मैं कैसे इक्वेट करके लिख सकता हूं, mg साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ma, मतलब a इक्वल्स टू g साइन 30 डिग्री। ठीक है, g साइन 30 डिग्री। अच्छा, अब बात करते टाइम की, है ना, अब बात करते किसकी, टाइम की। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो लेंथ क्या है, L है। ओके, सो इसको आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड टाइम लगा। तो मैं अगर वो इक्वेशन लगाता हूं, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, लेंथ L, इक्वल्स टू ut क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो u को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, u को हम मानते हैं 0, तो हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, तो a कितनी है, g साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, यानी कि
2 की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये इंक्लिनेशन का लेंथ मिल जाएगा, दैट विल बी हाफ इंटू जी वी कैन टेक एज 10 एंड साइन 30 मीन्स 1/2 इंटू 4। ओके, सो दिस विल कैंसल आउट, 10 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब लेंथ हमें मिल गया है। अब फिर से सेम टाइप की इक्वेशन में अगर डालूं, मतलब कि जब इसकी इंक्लिनेशन हो जाती है 45 डिग्री तो उस समय क्या हो जाएगी, एसेलरेशन हो जाएगी जी साइन 45 डिग्री। ठीक है, यही तो होगा, अगर इंक्लिनेशन चेंज हुआ तो उस केस में एसेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन 45 डिग्री। सो एल इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब जी साइन 45 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। तो टी हमें पता करनी है, तो टी वी विल टेक एज दिस टी स्क्वायर। अब लेंथ हमें पता है, दैट इज 10 मीटर, 1/2 इंटू 10 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू टी स्क्वायर तो पता करनी है। सो दिस विल बी 2 and this is 5, so we can simply write 2, sorry, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू √2/5। ठीक है, तो सिंपली मिलेगा 2 इंटू √2। तो t की वैल्यू यानी कि पूरा का रूट, दैट इज 2 इंटू √2। सॉल्व करके देखोगे, कैलकुलेटर यूज कर लेना, वी कैन सिंप्लीफाई 1.68 और 66 अप्रोक्सीमेटली इतना सेकेंड आ जाएगा। मतलब जो पहले 2 सेकेंड टाइम लग रहा था, अब वो लगेगा 1.66 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया 22 में। अगेन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ conveyor belt moving at a speed of 2 meter per second. Okay, now the coefficient of friction between the conveyor belt and the bag is 0.4 initially. Now, sorry, 0.4. अब initially क्या होता है, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during the slipping motion is, बहुत ही बारीक क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटे से एक टाइम के लिए क्वेश्चन को पूछा गया। क्या कहा जा रहा है कि एक कन्वेयर जो बेल्ट होती है ना, ऐसा रहता है, वो एयरपोर्ट्स वगैरह में आप देखोगे जहाँ पे बैग रखी होती, तो वो क्या मूव कर रही थी, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, इसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब एक बैग को इसके ऊपर रखा गया, अब जैसे ही ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने से क्या होता है कि ये किसी एक मोशन में जा रही थी, वेलोसिटी में थी, जैसे ही ड्रॉप किया गया तो ये बैग थोड़ी स्लिप हुई। ठीक है, अचानक से, क्योंकि इस बैग का इनर्शिया चेंज हुआ इसलिए ये थोड़ा सा स्लिप है, राइट, इनर्शिया की वजह से ये पीछे या आगे हुई। तो स्लिप होते वक्त इसने कुछ एक डिस्टेंस सपोज ट्रेवल कर लिया होगा जो है एस। ठीक है, जो है एस, स्लिप हुआ इतना दूर। अब स्लिप होने के बाद फिर से स्टेबल होके जिस वेलोसिटी से कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से ये बैग मूव करने लगी। ठीक है, अब ये रुकी क्यों, स्लिप होती तो स्लिप होता जाता, रुकी इसलिए क्योंकि इसे फ्रिक्शन है। ठीक है, इसलिए रुक गई। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, द इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाती है। ओके, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग, मतलब ये जो एस डिस्टेंस है, जब तक वो स्लिप हो रही थी, कब तक स्लिप हुई, वो वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है। ठीक है, तो स्लिप हो रही थी, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जब वो स्लिप हो रही थी, वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, राइट। मतलब अगर मैं बात करता हूं, लेट मी कंसिडर, अगर ये वो बैग है, ठीक है, ये बैग है, ओके, ये कन्वेयर बेल्ट है, इस पे ये स्लिप हो रही है, तो इसका अगर ये इस तरफ स्लिप हो रही है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। ओके, स्लिप होके इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, सपोज ए एक्सेलरेशन है, तो वो किसके बराबर हो रही है, ये वाले फोर्स के बराबर हो रही है। मतलब ये जो फोर्स है ये इसके बराबर हो रही है। सो वी कैन सिंपली राइट एफ ए इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसीलिए फाइनली जाके रुकती है। ओके, तो अब अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है, दैट इज, ये है एन, ये है एम जी। ठीक है, तो एफ क्या होता है, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एम जी। ओके, सो एम ए, तो इसका मतलब इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू जी, ये हम जानते हैं।
ओके, तो एक्सेलरेशन है म्यू इंटू जी, ये हमें पता चला। अब सपोज करते ये जो s डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, और एक्सेलरेशन हमें पता है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी, v स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी पूछी है, बैग की वेलोसिटी। कब पूछी है, फाइनली जब तक वो स्लिप हो रही, तो जब स्लिप हो रही तो उसकी वेलोसिटी थी कुछ, लेकिन जैसे ही वो रुक जाती तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हम मानेंगे। सो वी कैन सिंपली राइट जीरो, राइट, because it is said that bag stops due to friction. So when it is stopping, that means its final velocity is zero. So it's zero, और u square क्या है, that is the initial velocity. Initial velocity मतलब किसकी velocity होगी, यही velocity 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि ये 4 माइनस 2 इंटू म्यू इंटू जी, एक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, म्यू जी इंटू एस। अब देखो 4 माइनस 2 इंटू वट इज म्यू, म्यू इज गिवन एज 0.4 इंटू 10 इंटू एस। तो अगर मैं सिंपली सॉल्व करूं s के लिए, सो वी विल गेट 4 माइनस दिस विल कम एज 4 इंटू 2 8s। सो 8s इक्वल्स टू 4, 8s इक्वल्स टू 4। सो s इक्वल्स टू 4 बाई 8, दैट इज 0.5 मीटर, और 1/2 हम बोल सकते। 0.5 है क्या आंसर, यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया यहां पे हमने, यही कंसेप्ट लगाया कि एक्सेलरेट हो रही है जो, वो किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से। दोनों की इक्वेट किया तो a इक्वल्स टू म्यू जी। अब a की जो वैल्यू है ये इसमें पुट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 22 में, बहुत इजी सा सवाल है। Two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of light inextensible string that passes over a frictionless pulley. Fine. When the mass m2 is twice of mass m1, the acceleration of the system is a1. Now, when the mass m2 is thrice of the mass m1, the acceleration of the system is m2. Find द रेशियो ऑफ a1 एंड m2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर क्वेश्चन का डायग्राम आपने बना लिया, सो यू हैव सॉल्व 30% ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे एक लाइट इनएक्सटेंसिबल मास है, ये है m1, ये है m2, ठीक है। तो एटवुड्स मशीन, ठीक है, सिंपल पुली यानी कि एटवुड्स मशीन हम मान लेंगे। ओके, तो m2 की जो मास है वो जब ट्वाइस ऑफ m2 होती है, व्हेन m2 is twice of m1, तो इसकी एक्सेलरेशन होती है a1। जब m2 होती है थ्राइस ऑफ m1, तब इसकी एक्सेलरेशन होती है क्या, a2। अब पूछा हमसे क्या गया है, a1 बाई a2, यही पूछा गया है। ओके, तो सपोज करते हैं इसकी एक्सेलरेशन होती क्या है, a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। ये हम निकाले थे एटवुड्स मशीन में। सिंपल अगर एस टाइप का पुली दिया रहे तो एक्सेलरेशन यही होगी, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, a1 कब होगा, जब मास होगा 2m1। ओके, मतलब m2 होगा 2m1, तो 2m1 पुट करते हैं, माइनस m1 बाई 2m1 प्लस m1 इंटू जी। तो इसमें क्या है, 2m1 यानी कि सिंपली m1 बाई 3m1 इक्वल्स टू इंटू जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, g बाई 3, ठीक है। a1 कितना आ गया, g बाई 3। अब a2 के लिए अगर सॉल्व करूं तो a2 के कब होगा, जब m2 इक्वल्स टू 3m1 होगा, तो 3m1 प्लस m1, सॉरी माइनस m1 है ना, 3m1 माइनस m1 बाई 3m1 प्लस m1 इंटू जी। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ओके, अब अगर मैं सॉल्व करूं a2 की वैल्यू, ये क्या आएगी, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2m1 बाई 3 प्लस 1 दैट विल बी 4m1। सो m1 विल कैंसिल आउट एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया, a2 इक्वल्स टू g बाई 2, g बाई 2 और g बाई 3, मतलब a1 बाई a2 क्या आएगा,
A1/A2 आएगा G/3 by G/2. So we can simply write G will cancel out 2/3. 2/3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2/3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. इतना ही सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया मेंस के 22 के पेपर में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. दैट 3 masses m equals to 100 kg, m1 equals to 10 kg, m2 equals to 20 kg are arranged in a system as shown in this figure. तो ये है देखो फिगर. ओके, यहाँ पे ये जो बड़ी वाली मास है जो यहाँ पे लगी है ये है 100 kg की. इस पे लगा है एक पुली जिसके ऊपर एक मास है m1 और उसी पुली से कनेक्टेड है मास m2 दैट इज 20 kg. ओके, नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस. करेक्ट. द पुलीज आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस. फाइन. Now, a force is applied on the system so that the mass m2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square. The value of F is. मतलब फोर्स किस पे अप्लाई किया गया? ये जो बड़े वाले मास है ना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया. अब इस फोर्स का इफेक्ट ये बता रहा है कि ये जो स्मॉल मास है m2 ना ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है. बस इतना ही बताया है. इसकी एक्सेलरेशन नहीं बताई है कि ये वाला कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. बताया गया है कि ये जो ऊपर जा रही है जो ये पुली में जो ये m2 मास लगी है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है. ओके, सिंपली अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगी इस तरह, बिकॉज दे आर कनेक्टेड. ओके, सिंपल सी बात है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लाना पड़ेगा. अब सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा क्यों? देखो यहां पे क्या है, हमें निकालनी है ये फोर्स और ये दोनों ही एक्सेलरेशन में है. इस पे फोर्स लगी तो इस पे कुछ एक्सेलरेशन होगा a और इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है. मतलब यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. तो जब भी मैंने क्या कहा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो उसमें क्या लगता है, एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है. किसका कंसेप्ट? सूडो फोर्स. ठीक है, सूडो फोर्स यानी कि फॉल्स फोर्स. तो उस केस में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. तो चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को. पहले तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. मतलब ये जो मास है 100 kg वाली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते. तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये क्या है, 100 kg का मास यहाँ पे है. ओके, और यहाँ पे पुली लगी है इसको भी हम इसी मास के साथ इंक्लूड करेंगे. ओके, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो यहाँ पे एक लग रही है इसकी फोर्स F जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड है और ये पुली पे क्या लग रहा है, ये एक लग रहा है यहाँ पे टेंशन T, ये भी है टेंशन T. ओके, कंसिडर करते ये ऐसा टेंशन लग रहा है या फिर इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन, टेंशन तो पेयर से में ही काम करते. ओके, अब देखो ये मास के वजह से इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसे सपोज करते हैं n और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो इस तरफ है a एक्सेलरेशन. a एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया है. ठीक है, तो अब देखो इसका मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो मुझे क्या आएगा, F माइनस एन दैट इज दिस रिएक्शन फोर्स. ये रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से, इस मास की वजह से, ये जो सटा हुआ है इसके साथ इस मास की वजह से रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, माइनस टेंशन इक्वल्स टू m इंटू ए दैट इज मास ऑफ दिस दैट इज 100 इंटू ए. ये आ गया क्या, इक्वेशन 1 हमारे पास. फाइन. अब मैं बनाता हूं m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम. m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये m2 मास है, m2 है. ओके, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ये रही ऊपर इसकी क्या, टेंशन T, नीचे क्या है, m2G. ठीक है, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या लग रहा है, इस पे
इस तरफ इसे लग रही है ये जो रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सॉरी नॉट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स तो नहीं, यहां पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा। अगर मैं इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इसको कंसीडर करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने आप को मैं इसके ऊपर मान लेता हूं कि मैं इस ब्लॉक में बैठा हूं, मैं इधर मूव कर रहा हूं, तो वो सामने वाले को सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, है ना, जस्ट ऑपोजिट के तरफ। तो ये लग जाएगा इसका सूडो फोर्स, दैट इज m2 इंटू ए, सेम एक्सेलरेशन ए, ठीक है, m2 इंटू ए। अब जाके ये जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा दैट विल बी द एन रिएक्शन फोर्स। मतलब ये वाला ब्लॉक इसके वजह से एन रिएक्शन फोर्स फील कर रहा था, तो ये वाला ब्लॉक इसके वजह से सेम एन रिएक्शन फोर्स फील करेगा। बहुत ही सिंपल। अब इसकी एक्सीलरेशन क्या है, इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन क्या है, इसको मैं रब करता हूं, मतलब m2 के एक्सीलरेशन तो ऊपर है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसका इक्वेशन फॉर्म करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस m2 की वैल्यू क्या है 20 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 मानते हैं तो 200 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 20 इंटू 2। ओके, सो दिस विल कम एज 20 इंटू 2 दैट इज 40 एंड दिस 200 विल गो दैट साइड, दैट मीन्स 240 न्यूटन हमें क्या मिला, टेंशन मिल गया। क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। अब अगर मैं फिर ये वाले इक्वेशन को लिखूं, मतलब दैट इज n इक्वल्स टू, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n इक्वल्स टू m2 इंटू a है। तो m2 क्या है, m2 हमारे पास है 20 और ये जो a आया वो कितना आया, अच्छा a अभी तक निकाला है नहीं, एक्सेलरेशन हमने निकाला है नहीं, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा 20a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम m1 के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करेंगे। तो चलिए m1 के फ्री बॉडी डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूं, ओके, तो ये रहा m1, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस पे लग रही है टेंशन T और सूडो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, दैट इज m1a, और एक एक्सीलरेशन भी इसकी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इस तरफ है। समझ में आ रही है। और बाकी तो फ्रिक्शनलेस मान लिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि m1a माइनस t, m1a, क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ है, m1a माइनस t इक्वल्स टू m1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर सॉल्व करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की वैल्यू थी 10 kg, तो सिंपली मैं पुट करूंगा 10 इंटू a हमें पता नहीं है, टेंशन की वैल्यू आई थी 240 इक्वल्स टू m1 दैट इज 10 इंटू 2। सो सिंपली यहां से हम लिख सकते हैं 10a इक्वल्स टू दिस इज 20, that means 260. So a equals to 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो a आया एक्सीलरेशन, वो इस फोर्स के वजह से जो ओवरऑल एक्सीलरेशन है वो आ गया, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक की भी एक्सीलरेशन a है, सूडो फोर्स, जो सूडो फोर्स क्या है, जो उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन तो सेम होगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया। अब अगर मैं n के वैल्यू में एक्सीलरेशन पुट कर दूं दैट इज 26, तो 20 इंटू 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको उसी तरफ लिखते हैं। ओके, नाउ यहां पे लिखेंगे तो n हमारा कितना आया, दैट इज 20 इंटू a, सो दैट मीन्स 20 इंटू 26, तो 26 यानी कि दिस विल कम 520 न्यूटन रिएक्शन फोर्स आ गया। अब इक्वेशन 1 जो हमने लिखा था वो क्या था, F माइनस एन माइनस टी इक्वल्स टू, देख लेते हैं, भूल गया मैं, F माइनस एन माइनस टी इक्वल्स टू 100 इंटू ए, एन माइनस टी इक्वल्स टू 100 इंटू ए, ये था इक्वेशन। अब इसमें फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि बाकी सब पता है। n क्या है 520, ठीक है, t क्या है
240 and this will 100 into 26 so 2600. ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा 2600 प्लस 520 प्लस 240. सो 240 प्लस 520 कितना हो जाएगा, प्लस दिस विल कम 6 760 and 0 6 7 plus 7 13 and this will 3360 न्यूटन. सो फोर्स कितनी आ जाएगी 3360 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए 3360 न्यूटन. तो कैसे सूडो फोर्स का यूज किया हमने, देखो कहां पे यूज हुआ, एक्चुअल में M2 पे सूडो फोर्स का यूज किया हमने कि अगर ये फोर्स लग रही इस पे तो इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका सूडो फोर्स लगेगा. ठीक है, तो वहां से हमने निकाला क्या, टेंशन की वैल्यू हमने निकाल दी. फिर उस टेंशन की वैल्यू को एक्सेलरेशन वाले वैल्यूज में पुट किया तो एक्सेलरेशन निकल गया. फिर वहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाला. अब नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन, टेंशन तीनों की वैल्यूज को फोर्स वाले पहले इक्वेशन में पुट किया तो मुझे फोर्स की वैल्यू आ गई F = 3360 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 22 में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मंकी ऑफ मास 50 kg. देखो ये मंकी वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है लॉज ऑफ मोशन का. कोई भी बुक देखो, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये मंकी का एक दो सवाल तो पूछता ही पूछता है. ओके, 50 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप विच कैन withstand the tension T of 350 Newton. If the monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square, then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square. Choose the correct option given. Option क्या क्या है, T equals to 700 Newton while climbing upward, tension equals to 350 Newton while going down, rope will break while climbing upward and rope will break while going downward. देखते तो यहाँ पे क्या है कि एक रस्सी है, इस रस्सी में एक लटक रहा है बंदर. ठीक है, जिसकी ये पूंछ है. ओके, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि पहले तो ये नीचे आती है, मतलब क्या लिखे, इनिशियली क्लाइम्स डाउन. सो इफ इट इज इनिशियली क्लाइंबिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो हाउ कैन वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम दैट द टेंशन इज अपवर्ड, मास ऑफ द मंकी डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, mg माइनस t इक्वल्स टू m इंटू 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं टेंशन की वैल्यू. सो मास कितनी है मंकी की, 50 इंटू 10 माइनस टी इक्वल्स टू 50 इंटू 4. तो ये सॉरी नो, दिस विल नॉट बी द केस. यहां से सिंपली हम निकाल सकते हैं टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 माइनस 5 4 20 दैट इज 200. ओके, इक्वल्स टू टी. तो ये कितनी आ जाएगी, सॉरी दिस तो, ये तो माइनस आएगा ना, ये तो माइनस आएगा. ये अगर इस तरफ आया तो 5 4 20, दिस इज माइनस, सो टी विल बी 300 न्यूटन. ठीक है, मतलब जब ये नीचे आ रही है तो टी क्या है 300 न्यूटन. कोई भी ऑप्शन अभी तक मैच नहीं कर रहा है. अब एक बार बात करते हैं कि अगर ये ऊपर जा रही है विद द एक्सेलरेशन, विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब अब क्या कर रही है, ऊपर जाने लग रही है विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये सेकेंड केस में लिख रहा हूं, दैट इज टी माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो t की वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू 5 प्लस g. सो m इज 50, m is 50 into 5 plus 10. So 50 into 15. ठीक है, 50 into 15, तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 15 5 750 न्यूटन. मतलब जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी टेंशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 750 न्यूटन. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो T इज 700 न्यूटन वाइल
क्लाइंबिंग अप, तो ये तो नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है। अच्छा, और एक चीज क्या दी गई है कि ये जो टेंशन है ना, स्ट्रिंग की जो टेंशन है मैक्सिमम वो 350 हो सकती है। 350 से ऊपर गया तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो ऑब्वियसली ये तो 750 है, मतलब ऊपर जाते वक्त स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द रोप विल ब्रेक, ओके ऑप्शन सी, द रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, बिकॉज टेंशन हो गई कितनी? 750 न्यूटन के आसपास। ओके, सो दिस विल बी द टेंशन एंड वी नो दैट 350 न्यूटन से ऊपर गया तो ये टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया 22 में। अब 2 kg block is pushed against a vertical wall by applying the horizontal force of 50 Newton. Okay, the coefficient of static friction between the block and the wall is given as 0.5. A force F is also applied on the block vertically upward as shown in this figure. Okay, the maximum value of the F applied so that the block doesn't move upward will be, मतलब ये आपके पास दी गई है। This is the wall and a 2 kg block को कुछ इस तरह से रखा गया है और यहां से अप्लाई किया जा रहा है कितना? 50 न्यूटन का फोर्स। ऊपर जा रही है, ऊपर मतलब ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है कितना? F फोर्स। और क्या कहा गया है कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दिया गया है वॉल और ब्लॉक के बीच में, दैट इज 0.5। हमें निकालना क्या है? ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि ये अपवर्ड मूव ना करे। ठीक है, अपवर्ड मूव ना करे, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो ये क्या है? ये ऊपर का फोर्स है, ठीक है, ये दे रहा है क्या? 50 न्यूटन का फोर्स। तो इसके वजह से मतलब इस तरफ कौन सी फोर्स मिल रही है इसे? 50 न्यूटन का फोर्स। तो ये रिएक्शन में क्या दे रहा है? एन रिएक्शन। यहां पे इसे क्या मिल रहा है? इसके नीचे जो लगी ये 2 kg की ब्लॉक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 × g, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फोर्स के अपोजिट अप्लाई हो रहा है, दैट इज द F, दैट इज μs × n। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपली अब हमें निकालना क्या? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, F मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू। सो वी कैन सिंपली राइट F मैक्स, ये है क्या? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। mg क्या है? mg क्या है? 2 × g, दैट इज 2, g को हम 10 ले सकते हैं, तो 2 × 10, ओके, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? μ × n, n क्या है? 50 न्यूटन, क्योंकि n इससे बैलेंस्ड है, n इज 50 न्यूटन, सो दिस इज 50। ओके, अच्छा, म्यू कितनी दी गई है? 0.5, तो वी कैन सिंपली राइट 20 प्लस 0.5, यानी कि 1/2 × 50, दैट इज 25। ओके, तो ये कितना आ गया? 45 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगी वो क्या है? 45 न्यूटन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 45 है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 11 22 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को करोगे तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। A block of 40 kg mass slides over a surface when the mass 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over a frictionless pulley as shown in the figure। मतलब जैसे ये एक ब्लॉक रखी गई है एक सरफेस पे और ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। तो जैसे इस 4 kg ब्लॉक को यहाँ से लटकाया गया, ये क्या होती है? ये स्लाइड होती है, 40 kg वाली ब्लॉक इस तरफ स्लाइड होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है? द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0.02। मतलब ये यहाँ पे म्यू जो है इन दोनों के बीच में, दैट इज 0.02 है। अब पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, एक्सेलरेशन क्या होगी ब्लॉक? तो दो फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट बना लेंगे। एक तो इसके लिए 40 kg वाले ब्लॉक के लिए, इसके लिए क्या लग रही है? यहां पे लग रही है भैया टेंशन। ठीक है, बहुत टेंशन है इसमें। ओके, और इसे बैलेंस कौन कर रहा है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स F। ऊपर क्या है? N, नीचे क्या है? mg। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा?
और इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है. सो वी कैन सिंपली राइट T माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए. सो T माइनस एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम है. अब एन क्या है, एम जी. सो टी माइनस म्यू इंटू एम जी इक्वल्स टू एम ए. टी माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, 0.02. सो 0.02 इंटू मास दैट इज 40 इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज 10. जी को हम मानेंगे 10. सो दिस विल बी 40 इंटू एक्सेलरेशन. तो यहां से अगर मैं सॉल्व करके लिखूं, सो वी कैन सिंपली राइट T माइनस दिस विल 40 400 मतलब 2 दैट इज विल 8 न्यूटन. ओके, सो T माइनस 8 इक्वल्स टू 40A. ये लिखते हैं हम इक्वेशन 1 को. इक्वेशन 1 आया है. अब दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 4G और ये आ जाएगा टेंशन. बस खत्म बात. सो दैट मीन्स, ओह सॉरी, एक्सेलरेशन भी तो नीचे है ना. सो सिंपली 4G माइनस T इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन. यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकाल सकता हूं. मतलब 40 माइनस T इक्वल्स टू 4A. ओके, सो सिंपली वी कैन राइट, ओके, T की वैल्यू निकाल देते हैं. दैट इज T इक्वल्स टू 40 माइनस 4A. अब ये T की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे. T माइनस 4A माइनस 8 इक्वल्स टू 40A. अब सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा. ये 4 उधर गया तो 44 और 40 माइनस 8 दैट इज 36. सो A विल बी, sorry, 40 minus 8 that is 32. So 32 by 44, simply 8 by 11. Option D, 8 by 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया 22 में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg एंड m इक्वल्स टू 8 kg. मतलब ये जो छोटा m है इसकी मास क्या है, oh sorry, this is 2 kg, this is 2 kg and this is 8 kg. Okay, now is placed on a smooth table as shown in the figure. मतलब this surface is smooth, so we can consider this is frictionless. Now the coefficient of static friction between two blocks is 0.5. मतलब यहाँ पे जो static friction है वो क्या है, 0.5. Okay, now the maximum horizontal force F that can be applied to the block of mass m so that the block move together. मतलब मैक्सिमम फोर्स इतना, सॉरी, मैक्सिमम फोर्स कितनी अप्लाई की जाए नीचे वाले ब्लॉक पे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें. ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, राइट. तो हम अगर कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ फोर्स डालेंगे तो शायद हो सके कि ये ब्लॉक मूव कर जाए और ये ब्लॉक पीछे आ जाए बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. इट कैन हैपन. नाउ इसे कंसिडर करते हैं क्या, ये जो फोर्स लगी है यहां पे, इसे बैलेंस करने वाला कौन है इस पॉइंट पे, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स F. ठीक है, अब दोनों साथ में मूव करे, सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स. ये हमें जानना चाहिए. ठीक है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, दैट इज म्यू इंटू एन. ओके, और ये n क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में यहां से अगर मैं n देखूं तो ये n है mg. तो m कौन सा वाला जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी. ठीक है, ये जी, ये हो गया. सो वी कैन सिंपली राइट F इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू म्यू की जो वैल्यू है दैट इज 0.5. ओके, नाउ m प्लस m कितनी आई है, m प्लस m ये है 8 kg, वो है 2 kg, दैट इज 10 इंटू g नहीं दिया गया है तो हम 9.8 ले लेते हैं इंटू 1/2. 0.5 मतलब 1/2. सो सिंपली 5 इंटू 9.8 कितना आता है, 5 इंटू 9.8 इफ वी कंसिडर दिस इज 50 एंड ओके, आई थिंक 49
विल बी द करेक्ट आंसर। तो 49 मैक्सिमम वैल्यू यही होनी चाहिए, 49 न्यूटन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9.8 इंटू 5 दैट इज 49। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन 22 के पेपर से पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर दिस the four forces are applied in the x and y directions. Okay, the additional force must be applied at what angle with the positive x axis so that the net acceleration of the body is 0. मतलब यहां पे देखो x एक्सिस में भी फोर्स अप्लाइड है, y एक्सिस में भी फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, अब नेट एक्सेलरेशन बॉडी का 0 होने के लिए कोई एक डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिससे ये नेट एक्सेलरेशन 0 हो रही है। तो ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसे हम मान लेते हैं F। ठीक है, अब नेट फोर्स हमें क्या करना है? 0 है, मतलब ये सारे फोर्स का अगर मैं सम करूं तो मुझे आएगा क्या? 0। तो सम करते हैं, तो पहले लेते हैं F से। F प्लस 5 किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप वाई डायरेक्शन में है। ये क्या है? माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -6 आई कैप, और इसको कैसे लिख सकते हैं? -7 जे कैप इक्वल्स टू 0। सिंपली हमने ऐसे लिख दिया। ओके, यहां पे एक कंफ्यूजन, ये देखो माइनस वाई एक्सिस में है तो यहां पे माइनस लिखना है, यहां पे माइनस लिखना है, और ये -7 की जगह पे +7 लिखना है। ओके, अब सॉल्व करो। देखो f की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे? आई कैप वाला टर्म आई कैप से, मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप, अब माइनस जे कैप इक्वल्स टू 0। इसका मतलब f वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये आ जाएगा फोर्स। इसकी हमें चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है? दिस विल कम एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। ठीक है, √2 न्यूटन। अब निकालना है क्या है? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस एंगल कैसे निकलता है? राइट, वाई एक्स। सो अगर ये एंगल निकालना है tan थीटा, तो ये क्या लिख सकते हैं? y बाई एक्स। सो tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। y क्या है? 1 है, x क्या है? 1 है, सो 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा होती है 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस विल 45 डिग्री एंड √2 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, 45 डिग्री एंड √2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे तो काफी इजी है। देखो, द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस string passing over a smooth pulley. Okay, now calculate the time taken by the box of 8 kg to strike the ground starting from the rest. मतलब ये देखो, ये सिस्टम आपके पास दी गई है। क्या कह रही है? जो ये 8 kg वाली ब्लॉक है, इसे ये जो 20 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, मतलब 0.2 मीटर की ये जो डिस्टेंस है, ये नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो दोनों मासेस की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेता हूं। तो पहले देखो 8 kg वाले मास की बनाओ, तो ऊपर इसके क्या लग रहा है? इसके लग रहा है 2 टेंशन, मतलब T और ये है T, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2T। सो 2T ऊपर, नीचे क्या लग रहा है? mg। सो 8 इंटू जी, और एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स 8g माइनस 2t इक्वल्स टू 8a। बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं हम। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 4g माइनस t इक्वल्स टू 4a।
2 कॉमन लिया यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a, इसे मैं मानता हूँ इक्वेशन 1। अच्छा, अब दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, इतना सा। क्या दिमाग लगाना है? देखो, ये अगर मूव करिए, सिर्फ ये वाली ब्लॉक मूव करिए विद एक्सेलरेशन a से, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? एक पुली रहता था तो हम भी सेम एक्सेलरेशन कंसीडर कर लेते थे, बट अब देखो ये एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, तो ये भी एक्सेलरेशन a से ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं एक सिस्टम मानूं, क्योंकि इस पुली के साथ तो ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं एक सिस्टम मानूं तो ये पूरा सिस्टम 2a एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, तो ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा? 2a एक्सेलरेशन से। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2a, दिस 2 kg मास। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, ऊपर क्या लग रहा है? t। तो अब इससे हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? t माइनस 2g इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू a। ठीक है, सो t माइनस 2g इक्वल्स टू 4a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां से अगर t की वैल्यू में निकालो तो क्या मिलेगा? 4a प्लस 2g। ठीक है, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, तो 4g माइनस ये वाली वैल्यू 4a प्लस 2g, मतलब माइनस 2g इक्वल्स टू 4a। ठीक है, 4a। सो प्लस 4a माइनस 4a इस तरफ गया तो दिस विल बी 4g माइनस 2g इक्वल्स टू 4a प्लस 4a, दैट इज 8a। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज 2g इंटू 10, सो 20, और ये क्या आ जाएगा? 8a। सो a इक्वल्स टू 20/8, सो a इक्वल्स टू 20/8, मतलब 4/10। ओके, so this will come 0.4, sorry, not 0.4, this will come 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर एक्सेलरेशन आती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये कैसे बताएंगे? सिंपली s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। a कितना आया? 2.5। ठीक है, t स्क्वायर, और s कितनी है? 0.2, सो 0.2 इंटू 2 बाय 2.5 विल बी t स्क्वायर। सो t विल बी 0.2, मतलब 1/10 एंड सॉरी 2/10। इसको सॉल्व करते हैं, t स्क्वायर इक्वल्स टू यानी 0.4 एंड 25 2.5, सो दिस विल कम आउट, सो 4/25 यानी कि 2/5, सो दिस विल अगेन कम एज t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर इक्वल्स टू आया 4/25। t स्क्वायर अगर 4/25 है तो t कितनी हो जाएगी? t को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो t हो जाएगी इसका रूट अंडर, दैट इज 2/5, सो 2/5 मीन्स 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 0.4 सेकेंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, ये सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, 23 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। ओके, a force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical. Then F equals to, take G as 10 meter per second square and the string is massless. Okay, or the rope is massless. Same question तो नहीं पूछा गया, but टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक सीलिंग से एक रस्सी लटकी हुई थी, अब क्या किया गया? एक फोर्स अप्लाई किया गया, पहले ऐसे लटकी हुई थी, ठीक है, इस पे 10 kg का मास था। अब क्या किया गया? इसके हाफ पे एक फोर्स अप्लाई किया गया F, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बदल जाएगी, राइट, ऐसे आ जाएगी,
पहले जो स्ट्रिंग थी अगर मैं खींचूंगा इसे तो इस तरफ से आ जाएगी। ओके, सो ये है फोर्स, और ये जो एंगल बना के खींचा गया, किस एंगल पे खींचा गया, 45 डिग्री के एंगल पे खींचा गया। अब ये है 10 kg की मास। अब ये फोर्स क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इस तरफ लग रहा है टेंशन, इस तरफ लग रहा है क्या, T cos 45 डिग्री, तो इस तरफ क्या लग रहा है, T sin 45 डिग्री। ओके, एंड दिस इज mg, दैट मीन्स 10 kg मास है ना, 10 kg मास, सो 10 into 10 दैट इज 100 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन फटाफट सॉल्व कर लेंगे। F इक्वल्स टू साइन T साइन 45 डिग्री, ठीक है, और क्या है ये 100 इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। फोर्स निकालना है, दोनों का ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, F बाई 100 इक्वल्स टू T साइन 45 बाई T cos 45। ठीक है, अब अगर देखोगे तो T कैंसिल आउट, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। सो फोर्स कितना, 100 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, आप और भी क्वेश्चंस बुक्स में होंगे, वो सब सॉल्व करोगे, या फिर जब हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव करेंगे तो उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो इसी तरह के वीडियोस एंड लाइव सेशंस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब तो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।